अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम स्टडी कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। दोस्तों लेक्चर नंबर 25 में हमने स्पीड ऑफ साउंड के लिए इक्वेशन डिस्कस की थी और वो इक्वेशन इक्वल थी v इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाई t। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर हमें s की वैल्यू का पता हो और टाइम का पता हो तो हम स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों हवा में साउंड की स्पीड को सबसे पहले 1738 में फ्रेंच एकेडमी के मेंबर्स ने मालूम किया था। उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है इट इज़ इक्वल टू 336 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू जो है फ्रेंच एकेडमी के मेंबर्स ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे पहले 1738 में फाइंड आउट किया था। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। उन्होंने 2 कैनन्स यानी 2 तोप्स जो है पहाड़ों पे सेट किए थे। जैसे कि ये एक तोप है और एक दूसरा तोप है और दोनों मेंबर्स के पास स्टॉप वॉच भी थे। तो उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया? देखो इन 2 तोप्स के दरमियान जो डिस्टेंस थी इट वाज इक्वल टू 29 किलोमीटर। तो इस इक्वेशन के मुताबिक एस तो हमें पता है। टाइम के लिए उन्होंने यूँ किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने तोप चलाया और इन्होंने जैसे ही इस तोप का फ्लैश देखा स्टॉप वॉच को ऑन किया यानी स्टार्ट कर दिया एस ने यानी बी ने। जैसे ही एस ने इस तोप की फ्लैश देखी यानी इसकी रोशनी देखी उन्होंने स्टॉप वॉच को स्टार्ट किया। तो उसके बाद जब इन्होंने इस तोप की आवाज़ सुनी तो इस स्टॉप वॉच को उन्होंने स्टॉप किया यानी फ्लैश और साउंड के दरमियान टाइम को उन्होंने नोट किया। क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है इट इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड। पहले उनको ये लाइट देखती है फिर उसके बाद उसको आवाज़ सुनाई देती है। तो लाइट और साउंड के दरमियान इन्होंने टाइम नोट किया। तो जब उन्होंने टाइम नोट किया तो इस इक्वेशन में उन्होंने वैल्यूज पुट की है। एस की वैल्यू जो थी इट वाज इक्वल टू 29 किलोमीटर यानी एस तोप और एस तोप के दरमियान जो डिस्टेंस है। तो टाइम नोट करने के बाद उनके पास जो वैल्यू आई वो 336 मीटर पर सेकेंड थी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि 2 तोप्स उन्होंने क्यों इस्तेमाल किए। वो इसलिए कि एरर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 2 तोप से इस्तेमाल किए। पहले उन्होंने ये तोप चलाया और यहाँ पे इस बंदे ने टाइम नोट किया। फिर क्या किया है कि इन्होंने ये तोप चलाई और इसने टाइम नोट किया है। इसलिए कि अगर एयर की स्पीड ज़्यादा हो तो चूँकि जब एयर की स्पीड ज़्यादा होती है तो उसके साथ स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा हो जाती है। तो इस एरर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड से एक्सपेरिमेंट किए गए। इन्होंने तोप चलाया, सबसे पहले इन्होंने तोप चलाया, इन्होंने टाइम नोट किया, फिर उसके बाद इन्होंने तोप चला के इन्होंने टाइम नोट किया। तो इस तरह जो है उन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एयर में स्पीड ऑफ साउंड जो फाइंड की सबसे पहले 1738 में वो इक्वल थी 336 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों हम भी साउंड की स्पीड को एयर में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक जो है मेजरिंग टेप यानी जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सके। दूसरा हमें स्टॉप वॉच चाहिए होता है और तीसरा जो है एक फ्लैट वॉल चाहिए होता है, दीवार हमें चाहिए होता है। और दीवार इस तरह हो कि उससे आवाज़ वापस आती हो यानी ऐसा वॉल विच प्रोड्यूस इको जिससे आवाज़ वापस आ रही हो, ऐसी दीवार होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेजरिंग टेप के थ्रू हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और स्टॉप वॉच के थ्रू हम टाइम नोट करते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपने करना क्या है कि आपने क्लैपिंग करनी है यानी ताली आपने बजानी है। ताली की आवाज़ जब इस दीवार के साथ टकराती है तो जब वापस आएगी तो आपने क्या करना है स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है यानी जैसे आप ताली बजाएंगे तो स्टॉप वॉच को ऑन करना है।
तो आवाज़ यहाँ से जाते हुए दीवार के साथ टकराएगी और वापस जब आएगी तो आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप करना है, जिससे हमें टाइम मालूम हो जाएगा। डिस्टेंस का हमें पता है कि आवाज़ जो डिस्टेंस तय करती है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मीटर और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 मीटर। तो मतलब ये है कि जब आपको आवाज़ वापस आती है तो आवाज़ जो डिस्टेंस तय करती है वो 100 मीटर हो जाती है। 50 मीटर एक साइड से, 50 मीटर दूसरी साइड से। यानी हमारे पास इक्वेशन है कि V इज़ इक्वल टू S ओवर T। S हमें पता है कि अगर एक साइड से 50 मीटर है तो दोनों साइड से 100 मीटर हो गया, और स्टॉप वॉच के थ्रू आपने टाइम नोट करना है। तो यहाँ पे भी दोस्तों ये बात नोट करें कि एरर को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि 10 दफ़ा क्लिपिंग करते हैं, 10 दफ़ा ताली बजाते हैं, और 10 क्लिपिंग्स के लिए हम टाइम नोट करते हैं। यानी आपने जैसे ही पहला क्लिपिंग की, आपने स्टॉप वॉच को ऑन किया, तो जैसे ही आपको 10वें क्लिपिंग की आवाज़ सुनाई देती है तो आपने स्टॉप वॉच को स्टॉप किया। तो मैं सपोज़ करता हूँ कि 10 क्लिपिंग्स की आवाज़ जब आपको आती है उसके लिए जो आप टाइम नोट करते हैं, मैं सपोज़ करता हूँ कि वो टाइम जो है वो 5 सेकंड्स है। तो आपने उस टाइम का एवरेज लेना है। तो टोटल आपने 5 सेकंड नोट किए और 5 सेकंड्स जो है ये 10 क्लिपिंग्स के लिए है। तो 1 क्लिपिंग के लिए हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 10, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.5 सेकंड। यानी कि एक क्लिपिंग के लिए जब आपने एक दफ़ा ताली बजाई तो उनकी आवाज़ जब आपको वापस आती है इस दीवार से, उसके लिए टाइम जो है वो 0.5 सेकंड है। तो इस तरह आपके पास जो डिस्टेंस है वो 100 है और टाइम जो है वो 0.5 है। तो आप एयर में साउंड की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड जो है इट डिपेंड्स ऑन द elasticity ऑफ एयर एंड डेंसिटी ऑफ द एयर। यानी हमारे पास एक इक्वेशन है कि V इज़ इक्वल टू अंडर रूट E डिवाइडेड बाई रो। यहाँ पे E जो है इट शोज द इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। अगर हम एयर में कर रहे हैं तो एयर की इलास्टिसिटी शो कर रहा है, और ये रो जो है इट गिव्स अस द डेंसिटी ऑफ एयर। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर एक मीडियम है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो उस मीडियम में साउंड की स्पीड भी ज़्यादा होगी, और अगर डेंसिटी कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी। यहाँ पे आपकी बुक में जो टर्म यूज़ किया गया है इंस्टेड ऑफ इलास्टिसिटी वो है कंप्रेसिबिलिटी, और दूसरा वर्ड जो यूज़ किया गया है वो डेंसिटी ऑफ एयर है। यानी आपके बुक में कहा गया है कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन द कंप्रेसिबिलिटी एंड ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो अगर एयर की डेंसिटी कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है इट डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। वो इसलिए कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, मैं शो कर रहा हूँ एरो के निशान से, एरो का निशान शो कर रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने से डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो डिक्रीज़ होती है। और इसी इक्वेशन के मुताबिक अगर डेंसिटी कम है तो फिर इस सूरत में स्पीड ऑफ साउंड जो है इट विल बी इंक्रीज। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर के साथ स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो टेम्परेचर की इंक्रीज़ होने से कंप्रेसिबिलिटी ऑफ एयर जो है वो इंक्रीज़ होती है। तो जब कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है इट विल आल्सो इंक्रीज़। तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब दोस्तों एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर हो, तो इस कंडीशन के साथ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो रिकॉर्ड किया गया है इट इज़ इक्वल टू 331 मीटर पर सेकेंड। और ये नोट किया गया है कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, कितना
1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी इंक्रीज़ होने से स्पीड जो इंक्रीज़ होती है वो बाई फैक्टर 0.6 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ हो जाती है। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हो रहा है तो फिर स्पीड ऑफ साउंड जो इंक्रीज़ होती है वो 0.6 मीटर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट विल बी इक्वल टू 331.6 मीटर पर सेकेंड। और अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो स्पीड ऑफ साउंड में जो इंक्रीज़ आ रहा होता है वो इक्वल है 0.12 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐड करेंगे 331 को 0.12 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए एक जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं कि v जो है दिस इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 t। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस इक्वेशन के मुताबिक v जो है दिस इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ये कंप्लीट फैक्टर जो है दिस विल बी इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 331 मीटर पर सेकेंड। और अगर टेम्परेचर जो है इट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस इक्वेशन के मुताबिक v जो है दिस विल बी इक्वल टू 331 प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी t की वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 डिग्री लगाई है। तो दिस इज इक्वल टू 331 प्लस 0.6। तो v की वैल्यू जो है इट विल बी इक्वल टू 331.6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि t की वैल्यू जो है दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और मैंने स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन विच इज़ इक्वल टू 331 प्लस 0.6 t, इस इक्वेशन में जब मैं t की वैल्यू पुट करूँगा तो v की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v इज़ इक्वल टू 331 प्लस 0.6 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 331 प्लस 1 तो इसके मुताबिक v जो है दिस विल बी इक्वल टू 343 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा दोस्तों स्पीड ऑफ साउंड के लिए हम एक और इक्वेशन यूज़ करते हैं कि v इज़ इक्वल टू f इंटू लेमडा, यानी अगर एक साउंड है वो ट्रेवल कर रही है तो उसकी कुछ खास फ्रीक्वेंसी होती है और उस वेव की कुछ खास ऑफ वेवलेंथ भी होती है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक भी हम स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर एक साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, एक सोर्स है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने से क्या स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ होती है कि नहीं। तो दोस्तों इस इक्वेशन के मुताबिक अगर फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज़ करें तो उसके मुकाबले में ये वेवलेंथ जो है ये डिक्रीज़ हो जाती है, इसलिए कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी और लेमडा के दरमियान यानी वेवलेंथ के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है तो वेवलेंथ कम हो रहा है। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है तो वेवलेंथ कम हो रही है, तो जितना ये इंक्रीज़ हो रहा है उतना ये कम हो रहा है, तो लिहाजा स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास सेम ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस सिचुएशन में फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हर्ट्ज़ है और लेमडा जो है वो 2 मीटर है या 2 सेंटीमीटर है, तो इसके मुताबिक v जो है इट इज़ इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को डबल कर दो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इट इज़ इक्वल टू 8 हर्ट्ज़, तो ये हाफ हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू 1।
تو ہمارے پاس آ جائے گا 8 میٹر پر سیکنڈ. تو ساؤنڈ کی جو سپیڈ ہے وہ ہمارے پاس سیم رہے گی. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیڈ آف ساؤنڈ ڈز ناٹ ڈیپینڈز آن دی فریکوینسی آف ساؤنڈ. اسپیڈ آف ساؤنڈ جو ہے وہ فریکوینسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی. تو دس از سم تھنگ اباؤٹ دی اسپیڈ آف ساؤنڈ ان ایئر. تھینک یو.